तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा करने से दुनिया भर में यह आशंका पैदा हो गई है कि यह इस क्षेत्र में मानवीय आपदा को जन्म दे सकता है, जैसा कि 2011 में सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत के बाद हुआ था। अब ये माना जा रहा है कि यह संकट यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रवासी संकट को बढ़ा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि सीमाओं के पार विस्थापित होने वाले अधिकांश शरणार्थी मुस्लिम देशों से आते हैं। भारत में भी विस्थापितों और शरणार्थियों का पुराना इतिहास रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की अपील की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आजादी के समय शरणार्थी संकट और उसके विभीषिका को रेखांकित करना था। भारत ने बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या, विस्थापित तमिल मुस्लिम के शरणार्थी संकट को झेला है। इसके साथ साथ इस्लामिक देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदियों का भी खूब पलायन हुआ। भारत ने सभी को स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम आखिरकार भारत जैसे गैर मुस्लिम देशों में ही क्यों शरण लेते हैं। इसके कुछ ठोस कारण हैं, परंतु पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। UNHCR के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 के अंत तक रिकॉर्ड 79 मिलियन लोग विस्थापित हुए। 45.7 मिलियन अपने ही देशों में विस्थापित हुए और बाकी ने कहीं और शरण ली। देखा जाए तो दुनिया भर में 2/3 से अधिक शरणार्थी सिर्फ 5 देशों से आते हैं: सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, म्यांमार और सोमालिया। वर्ष 2015 में लगभग आधे शरणार्थी सिर्फ 3 देशों सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से हैं। अर्थात अधिकांशतः शरणार्थी मुसलमान होते हैं। जो थोड़े बहुत बचते हैं वो मुस्लिम भले ही न हो, लेकिन आते मुस्लिम देशों से ही हैं। इस साल अमेरिका में प्रवेश करने वाले लगभग आधे शरणार्थी मुस्लिम हैं। अमेरिका ने सबसे अधिक मुस्लिम शरणार्थियों को स्वीकार किया है। गंतव्य देशों में एक साथ शरण चाहने वाले से आधे से अधिक आवेदन जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने प्राप्त किए हैं। 50 से अधिक इस्लामी राष्ट्र होने के बावजूद दुनिया भर के मुसलमान पश्चिमी देशों में बसने के इच्छुक रहते हैं। JCPA.org की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 166 मिलियन लोग, जिसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम हैं, वे अमेरिका में प्रवास करने के इच्छुक हैं। साथ ही उनमें से लगभग 46 मिलियन यूनाइटेड किंगडम और 39 मिलियन फ्रांस में प्रवास करने के इच्छुक हैं। इससे यह स्पष्ट है कि दुनिया भर के मुसलमान गैर मुस्लिम देशों में ही बसना पसंद करते हैं। इन शरणार्थियों द्वारा अपने देश को छोड़ने का क्या कारण है? कारण यह है कि अधिकांश मुस्लिम देश में जीवन नरक के समान है और अधिकार ना के बराबर। औरतों का नहीं सम्मान है और ना ही अधिकार प्राप्त है। नागरिक अधिकार तो लगभग नगण्य ही है। अगर कुछ है भी तो वह गृह युद्ध, अराजकता और नरसंहार। हालिया उदाहरण अफगानिस्तान का ले सकते हैं। तालिबान द्वारा कब्जा के बाद अब वहां के मुस्लिम दूसरे देश पलायन कर रहे हैं और भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे देश जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह से अफगानी अमेरिका लोगों को ले जा रहे थे, वहां के लोग प्लेन से लटके हुए थे और उससे यह स्पष्ट होता है। समस्या यह है कि विस्थापन करने वाले मुस्लिम भी जहां जाते हैं वहां अपनी कट्टर विचारधारा और जीवन पद्धति को अपने साथ दूसरे देशों में ले जाते हैं। यही नहीं, वहां शरण लेकर उसी देश की संस्कृति पर अपनी कट्टर जीवन पद्धति को थोपने का प्रयास करते हैं और उसे तहस नहस कर देते हैं। 19वीं सदी में मुसलमानों ने मुल्क जीतने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया, लेकिन 21वीं सदी में वे देश जीतने के लिए शरणार्थी संकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि वे गैर मुस्लिम देश में शरणार्थी के तौर पर प्रवेश करते हैं और चरणबद्ध तरीके से इसे साकार करते हैं, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां इस सामूहिक प्रवास को कुछ देशों, विशेष रूप से तुर्की द्वारा अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हथियार बना लिया गया है। इस्लाम यूरोप में तब सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख धर्म है, मुख्य रूप से मुसलमानों के बीच आप्रवास और उच्च प्रजनन दर के कारण। पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप में लगातार उथल पुथल की स्थिति के साथ सीरिया और लीबिया जैसे मुस्लिम देशों के अप्रवास पश्चिम यूरोपीय, विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में शरण लेते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इसे 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला, जनसंख्यिकीय अधिग्रहण। सामान्यतः मुस्लिमों में उच्च प्रजनन दर होती है। बच्चों को वो अल्लाह का वरदान तथा परिवार नियोजन को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। यही कारण है कि वे किसी देश के जनसांख्यिकीय संतुलन असामान्य कर देते हैं और एक के बाद एक क्षेत्र में जनसांख्यिकीय अधिग्रहण करने में सफल होते हैं। लोकतंत्र बहुमत से चलता है, इसलिए मुसलमान लोकतांत्रिक शासन को इस्लामिक शासन में बदलने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, चाहे वो प्रजनन दर से हो या फिर दूसरे देश से आए अवैध घुसपैठियों को पनाह देने से हो।
उदाहरण के तौर पर हम भारत को ले सकते हैं। CAA कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून और NRC इन्हीं आशंकाओं से उपजे कानून है। दूसरा पॉइंट, विशेष समूह के रूप में पहचान। जब जनसंख्या की रूप से थोड़े सशक्त होते हैं तब धीरे धीरे अपनी संस्कृति को उस देश में थोपना शुरू करते हैं। जर्मनी हो या लंदन, आज मुस्लिम शरणार्थी यूरोपियन संस्कृति पर अपना प्रभाव कई गुना बढ़ा चुके हैं। पर्शिया, जिसे आज का ईरान कहा जाता है, वह भी इस संदर्भ का सार्थक उदाहरण है। जनसांख्यिकीय अधिग्रहण के बाद ये एक समुदाय के रूप में अपनी विशेष पहचान के लिए लड़ने लगते हैं। देश के कानून को नकार कर शरीय शासन की मांग करते हैं, वहां की व्यवस्था से संघर्षरत रहते हैं और इस्लाम के आगे देश को गौण मानते हैं। भारत में समान आचार संहिता का विरोध, शहबानो प्रकरण, 3 तलाक और रोड पर नमाज इत्यादि इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। अल्पसंख्यक, धर्मनिरपेक्षता और सहानुभूति, ये हमारा तीसरा पॉइंट। जब मुस्लिम अपनी विशेष पहचान कायम कर लेते हैं तब शुरू होता है धर्मनिरपेक्षता और सहानुभूति का दौर। उदाहरण के लिए फिर से भारत की ओर देखिए। जिन मुसलमानों ने वर्षों तक राज किया, आजादी के समय उनमें ही सबसे अधिक असुरक्षा और भावना प्रबल हुई, जबकि सालों से सताए गए दलित और आदिवासियों ने भारत को स्वीकार किया। जो मुसलमान यहाँ रह गए, उन्होंने भी अल्पसंख्यक की हैसियत से देश का बेड़ा गर्क किया। जघन्य धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी नाजायज मांगे मनवाई, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, राष्ट्रहित को अल्पसंख्यक अधिकार के आगे तिलांजलि दी और तो और इस माइनॉरिटी स्टेटस पर एकाधिकार कर लिया। ये सारी सुविधाएं, नाजायज मांगे और अंत में उस देश पर एकाधिकार कर लोकतंत्र को ध्वस्त करने की, इस्लामिक शासन को बर्बर रूप से स्थापित करने की सुविधा सिर्फ गैर इस्लामिक देश में ही मिलती है। यदि पश्चिमी दुनिया इस आक्रमण से बचना चाहती है तो उसे अपने देशों में मुस्लिमों के बढ़ते खतरे के प्रति जागना होगा।